मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष भारत एवं चीन के संबंध के बारे में बातें रखना चाहता हूँ। भारत एवं चीन का संबंध बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल में भारत के बौद्ध भिक्षु चीन गए और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध भिक्षु भी चीन से भारत आए और यहाँ पर उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया, जिसमें फाहियान और ह्वेनसांग का नाम प्रमुख है। फाहियान 4वीं शताब्दी में भारत आए हुए थे और उन्होंने पाटलिपुत्र के संबंध में विस्तृत वर्णन किया है। बाद में ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने बौद्ध दर्शन एवं साहित्य का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने हर्षवर्धन के राज्यकाल में प्रयाग में लगने वाले कुंभ मेले का भी जिक्र करते हुए लिखा है कि यह मेला बहुत ही प्राचीन समय से लगता था। इस तरफ भारत और चीन के बीच संबंध काफ़ी पुराना है। बाद में चीन के यात्रियों ने बार बार भारत में तिब्बत मार्ग से आकर के यहाँ यह सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। आगे चल कर के मध्यकाल में जब भारत में इस्लामिक वंशों का शासन था, यह संबंध कमज़ोर पड़ गया। जब देश स्वतंत्र हुआ तब भारत और चीन के संबंध बहुत ही निकट हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भारत और चीन के संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे और भारत के प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की और चीन के प्रधानमंत्री ने भी भारत की यात्रा की थी। पंचशील के सिद्धांत पर का दोनों देशों ने समर्थन किया। यह निर्णय लिया कि पंचशील के सिद्धांत पर वे अमल करेंगे और आपस में शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे और तमाम समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। परंतु 1959 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और वहाँ उसने दलाई लामा को तिब्बत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दलाई लामा ने भारत में आकर शरण ली। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद दलाई लामा का भारत में आकर शरण लेने के फलस्वरूप चीन और भारत का संबंध तनावपूर्ण हो गया। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया और भारत के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में विश्व जनमत के दबाव में आकर के चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। भारत और चीन के संबंध उसके बाद बहुत सामान्य नहीं हुए और इस संबंध को सामान्य बनाने का प्रयास भारत सरकार ने बार बार किया। वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और दोनों देशों की सेनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर के खड़ी हो गई है और बार बार एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का आरोप लगाया जा रहा है। भारत ने भी उस क्षेत्र में अपने सड़क का निर्माण कराया है और चीन ने भी हवाई जहाज़ों को उतरने के लिए हेलीपैड का निर्माण करा करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। चीन के सैनिक वहां पर अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं और भारतीय सैनिक भी वहां पर अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इस स्थिति से युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, परंतु युद्ध होने की संभावना 9 के बराबर है और ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि भारतीय सेना को अपनी स्थिति से तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए
जब तक कि इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं हो जाता है। चीन एक विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। उसने ताइवान को भी धमकी दिया है और हांगकांग की भी स्वतंत्रता का हनन उसने कर लिया है। इन तमाम स्थिति को देखते हुए भारत को भी अपनी सैनिक ताकत को बढ़ानी चाहिए ताकि वह चीन का बराबरी के आधार पर मुकाबला कर सके और समस्या का शांतिपूर्वक समाधान हो। यह सच है कि वर्तमान भारत 1962 का भारत नहीं है, यह एक सशक्त भारत के तौर पर भी सैनिक और दृष्टि से ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी भारत को एक सशक्त मुल्क के रूप में उभरना आवश्यक है। तभी जाकर वह चीन का समर्थन मुकाबला कर सकता है। भारतीय सैनिकों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक है और इसके लिए भारत सरकार प्रयत्नशील भी है। हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस से मिराज विमान खरीदने का जो निर्णय किया है, उस निर्णय को कार्यान्वित करने का आश्वासन फ्रांस सरकार ने दिया है। आधुनिकतम सैनिक विमानों से लैस होकर ही भारत चीन का मुकाबला कर सकता है। भारत भी एक आणविक अस्त्र शस्त्र संपन्न देश है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का युद्ध विश्व शांति और एशिया की स्थिरता की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि किसी भी तीसरे देश के हस्तक्षेप के बिना भारत और चीन के बीच के तमाम समस्याओं का समाधान होना चाहिए। 6 जून को भारत और चीन के सैनिक कमांडरों की बैठक हो रही है और यह आशा की जानी चाहिए कि उक्त बैठक में कोई अस्थायी समाधान निकल सकेगा ताकि इस क्षेत्र में शांति कायम हो सके और वर्तमान समय में महामारी से त्रस्त विश्व को महामारी से मुक्त कराने में दोनों देश संयुक्त रूप से प्रयास कर सकें ताकि मनुष्य के जीवन को बचाया जा सके।